सिंपल हार्मोनिक मोशन की सीरीज में एक अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई सिंपल पेंडुलम इनफाइनाइट लेंथ का होता है तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं और उसके टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आती है। ओके, तो उसको समझने के पहले एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं, उसको समझना। मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम था, सिंपल मतलब सीधा साधा, ये था। एक उससे थोड़ा सा बदमाश पेंडुलम था, थोड़ा सा और बड़ा था। एक उससे भी थोड़ा बदमाश पेंडुलम था, एक और बड़ा पेंडुलम था, एक और बड़ा पेंडुलम था। ये 4 पेंडुलम हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल ले लिए और ये सब के सब अपर पॉइंट पर हिंज्ड है और सबके नीचे एक हैवी बॉब लगी हुई है और सबकी रस्सी की लेंथ अलग अलग है। ठीक है, इतनी बात सबको दिख रही होगी। अब एक काम करता हूं, सबको बराबर बराबर डिस्प्लेस करता हूं, सबको एक्स एक्स डिस्प्लेस करता हूं, सबको बराबर बराबर ऐसा। ये थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, यहां तक मान लेते हैं। अब इसको मैंने इतना डिस्प्लेस कर दिया, एक्स इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया और इसको भी डिस्प्लेस कर दिया। और फिर ये चेक करते हैं कि सबने कितना कितना एंगल कवर किया। तो ये θ1 था, ये θ2 था, ये θ3 था, ये θ4 था और ये θ5 था। तो एक बात नोटिस हो रही होगी कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही, बराबर डिस्प्लेसमेंट करने पर एंगल की वैल्यू घटती चली जा रही, एंगल छोटा होता चला जा रहा है। यहां पर कम एंगल दिख रहा होगा, यहां पर ज्यादा एंगल दिख रहा होगा। तो एक बात बताओ, अगर कोई पेंडुलम इनफाइनाइट लेंथ का होता, बहुत दूर कहीं 1,00,000 किलोमीटर दूर ऊपर जड़ा होता और फिर मैं इसको एक्स डिस्प्लेस करता, तो अब जो नई पोजीशन दिखती तो उसका थीटा तो 0 आ जाता, क्योंकि अगर लेंथ की वैल्यू इंफिनिटी, लेंथ जैसे जैसे बढ़ रही थीटा घट रहा है, तो लेंथ अगर इंफिनिटी को टेंड करता है तो एंगल रोटेटेड किसको टेंड करेगा, वो तो 0 को टेंड करेगा। इसका मतलब इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का होगा और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो डिस्प्लेस करने के बाद ये हमें कैसा दिखेगा, पैरेलल दिखेगा। ओके, यही बेसिक कॉन्सेप्ट होगा इनफाइनाइट लेंथ के पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने का। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, कुछ बातें और होंगी, उनको भी समझ लेते हैं। वैसे हमारी अर्थ कैसी है, चपटी, लेकिन हम लोग कैसा मानते हैं, गोल। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को किधर खींचती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है, सभी को पता है। तो अगर मैं कोई पेंडुलम लटका देता इनफाइनाइट लेंथ का, तो वो तो ऐसे लटकता और ये कहां तक जा रहा होता, इनफाइनाइट तक। तो क्या ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती, ऑफ कोर्स होती, क्यों नहीं होती। इस पर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, और अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो टेंशन ने इस फोर्स को बैलेंस किया होगा। मतलब रस्सी की जो लेंथ है, उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कहां से जाएगी, सेंटर की तरफ। तो पहला काम तो हमारा कंप्लीट हो गया, कौन सा, इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करने वाला। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, कितना, x। यार जब सिंपल हार्मोनिक मोशन निकालते हैं तो डिस्प्लेस करते हैं और डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ देते हैं। तो छोड़ने के बाद हमने जब ऑब्जर्व किया तो ये वाली जो बॉब थी उसकी पोजीशन ये आ रही थी। और एक बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि रस्सी पैरेलल ही रहेगी, क्योंकि बहुत लंबी, कितनी लंबी है, अनंत लंबाई की है, कितनी, इनफाइनाइट लेंथ की। तो रस्सी जैसी पहली थी उसी की पैरेलल बाद में भी आ रही होगी। लेकिन एक चीज बदल गई होगी, क्या, वो बदला होगा कि जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स ऐसे लग रहा होगा। ओके, इसी फोर्स का एक कंपोनेंट रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते कि अर्थ का सेंटर कुछ नीचे था, मान लेता हूं अर्थ ऐसे थी और यहां पर इसका सेंटर था, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। और जब हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो वो यहां पर पहुंच गया, तो उस पर जो mg का फोर्स लग रहा था वो इस लाइन के अलोंग लग रहा था और ये रेडियस थी और x हमारा छोटा सा था और रस्सी ऐसे हो चुकी थी। तो ये कुछ एंगल आ रहा होगा, वैसे बहुत बड़ा नहीं होगा।
अब अर्थ में इतना चल जाने का मतलब है तो बहुत बहुत बड़ा हो गया यार, अर्थ का काफी बड़ा हिस्सा यूज कर लिया, और पेंडुलम में थोड़ा बहुत चलेगा। तो अगर मैं एक्चुअली बात करता तो थीटा की वैल्यू तो 0 हो जा रही होगी। अगर पेंडुलम 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर चल रहा होगा, 1 मीटर भी चल रहा होगा, तो थीटा तो भी बहुत छोटा होगा। दिस वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ओके, रेडियस ऑफ अर्थ काफी बड़ी होती, अगर थोड़ा चल भी जाएंगे तो इससे डिस्टेंस थोड़ी ना बदल जाएगा। इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है लगभग इसकी भी वही सेंटर से, यहां बनाने के लिए ऐसा बना दिया गया, ये तो बहुत चल गया होगा। इतने में तो हो सकता है पूरा एक देश ही आ गया हो। अगर अर्थ का इतना बड़ा हिस्सा होता है, उसका ये पोर्शन लेते तो पता चला एक पूरा का पूरा देश आ गया इसके अंदर। तो हम तो कितना चलाते हैं, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 मीटर मान लेते, 10 मीटर मान लेते, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हो गए, बराबर। तो बराबर हो गए, ये भी आ रही, ये भी लगभग आ रही, तो हमें कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ये लेंथ थी आर ई, ये भी लेंथ थी आर ई, ये एक्स था और ये वाला एंगल था थीटा। ये सब अप्रोक्सीमेशन का पार्ट होगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं तुमसे पूछता है कि जो फोर्स लगा था, तो अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते तो ये भी एंगल कितना होता है, थीटा। तो उसका एक कंपोनेंट इधर आता और वो कंपोनेंट आता एफ साइन थीटा, और एक नीचे आता, वो कितना आता, एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा का काम होता है रस्सी में टेंशन देना, और एफ साइन थीटा क्या करता, वापस वहीं ले जाता जहां से हम लोगों ने डिस्प्लेस किया था। मतलब ये क्या काम करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। तो ये अगर रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा तो एफ आर इज इक्वल टू एम जी इंटू साइन थीटा। और थीटा के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं कि थीटा इज वेरी स्मॉल। रिस्टोरिंग फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सलरेशन इज इक्वल टू एम जी, और चूंकि थीटा स्मॉल है तो स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा को क्या लिख लेते हैं, थीटा लिख लेते हैं। तो यहां से मास और मास तो कैंसिल हुआ और ए की वैल्यू आ गई कितनी, जी थीटा। थीटा को हम लोग यहां से लिख सकते हैं। एंगल अब छोटा सा है तो ये पार्ट तो बोल सकता हूं ना, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो थीटा लिखा हुआ है दैट इज आर्क अपॉन रेडियस। तो इस थीटा की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, ए इज इक्वल टू जी, आर कितना था एक्स और रेडियस कितना था आर ई। अर्थ की रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर। एक बात और ध्यान देना, फोर्स लेफ्ट में था और डिस्प्लेसमेंट राइट में था, तो x और a कैसे हो गए, ऑपोजिट हो गए। तो यहां से पता चल गया कि एक्सलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एंड दिस इंप्लाइज कि दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसके बाद हमें करना क्या होता है, इससे कंपेयर कर देना होता है, किससे, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो जब इससे कंपेयर करेंगे तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज जी अपॉन आर ई। जी भी एक कांस्टेंट है, आर ई भी एक कांस्टेंट है, इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई कांस्टेंट। तो यहां से ओमेगा की जो वैल्यू आ गई वो अंडर रूट जी अपॉन आर ई, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई ओमेगा, एंड दिस इज 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी। मुझे लगता है यही टाइम पीरियड सैटेलाइट का भी आता था। यही कौन सा सैटेलाइट का, पोलर सैटेलाइट का। यही टाइम पीरियड किसका आता था, पोलर सैटेलाइट। फिर हम लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, वहां पर मैंने बोला था कि अगर अर्थ कितनी तेजी से घूमने लगे ताकि अपने ऊपर रखे ऑब्जेक्ट का पर कोई नॉर्मल एक्शन ना लगने लगे, तो वही चीज यहां पर आती थी। इसको जब सॉल्व करते हैं तो लगभग 1.5 घंटे के आसपास आता है, और यही पोलर सैटेलाइट होता है कि वो 1.5 घंटे में क्या करता है, लगभग 1.5 घंटे में अर्थ का एक पूरा चक्कर लगाता है। तो ये डिस्कशन हो गया किसका, इनफाइनाइट लेंथ के सिंपल पेंडुलम का। तो अगर लेंथ इनफाइनाइट है तो ऐसे पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो फिक्स होगा, और कितना होगा, 86 कुछ मिनट आता है, राइट। मतलब वो एक ऑसिलेशन बड़े आराम से करेगा, कितनी देर में, लगभग 1.5 घंटे में एक ऑसिलेशन कर पाएगा। ओके, आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई। जब ऐसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे सिंपल पेंडुलम की बात आने लगती है तो लोग को याद होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो बोलते हैं कि अगर एल की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो फिर टाइम पीरियड भी कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना, बट ऐसा नहीं होता, राइट।
अगर इनफाइनाइट लेंथ का सिंपल पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट नहीं होता है बल्कि वो फाइनाइट आता है, और ये तरीका उसको निकालने का, और उसका फॉर्मूला रख सकते हो T=2π√RE/G। यही टाइम पीरियड पोलर सैटेलाइट का होता है, और अगर इतने टाइम पीरियड से अर्थ घूमने लगे तो उसके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए उसका इफेक्टिव एक्सलरेशन जो ग्रेविटी का आएगा वो 0 हो जाएगा। आई होप सारी बात समझ में आ गई होगी।